नमस्कार। आज हम लोग एक नए विषय पे चर्चा करेंगे, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। तो आज हम ये जानेंगे कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण के ऊपर कि सरकार ने क्या क्या कदम उठाए और किस प्रकार से भारत में शिक्षा का सार्वभौमिकरण की तरफ अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए। जब भारत स्वतंत्र हुआ और जब भारत की संविधान बनी और जब भारत में संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 में, यह एक उसमें कहा गया कि आने वाले 10 वर्षों में सभी बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन होगी। और इस संकल्पना का सही रूप या मूर्त रूप होने में काफी साल बीत गए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सरकार ने इसमें कार्य नहीं किया। और सरकार ने विभिन्न प्रकार के कार्य किए शिक्षा के सार्वभौमिकरण के। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि सार्वभौमिकरण का अर्थ क्या है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण का क्या अर्थ है, तो सभी के लिए शिक्षा। तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण का मतलब है सबको शिक्षा मिल सके, सभी के लिए शिक्षा हो। और इसी संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए हम जब बात करते हैं 1990 में शिक्षा के प्रति जो प्रतिबद्धता जाहिर की गई थी, वह कहा गया था कि आने वाले 2015 तक सभी बच्चों, विशेषकर उन लड़कियों या अल्पसंख्यक वर्ग के आने वाले बच्चे या दूर दराज से आने वाले बच्चे या किसी तरह से शोषित या पिछड़े वर्ग के बच्चे, उन सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, ये इसका मुख्य, अगर हम कहें, प्रभावी कार्यक्रम का कदम था। प्राइमरी शिक्षा के सार्वभौमिकरण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। और इसमें बाद में जो शिक्षा का सार्वभौमिकरण है उसमें बाद में एक प्रारंभिक शब्द जोड़ दिया गया। इसका अर्थ हुआ सभी के लिए प्रारंभिक शिक्षा सुलभ हो। इसका अगर हम और दूसरे तरह समझने की कोशिश करते हैं, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए 8वीं तक की शिक्षा उपलब्ध करवाना ही इसका मुख्य उद्देश्य था और ये प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण है। तो अगर हम बात करते हैं कि सरकार के द्वारा ऐसे कौन कौन से कदम उठाए गए जो प्रारंभिक शिक्षा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में, सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध कराने में बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं कि उल्लेखनीय वह कार्यक्रम ने कार्य किया है, उल्लेखनीय रूप से कार्य किया है। तो सबसे अगर बात करते हैं कि जो प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण था उसमें 4 मुख्य पक्ष थे। पहला था बच्चों के घर के नजदीक विद्यालयों के प्रावधान का सार्वभौमिकरण, नामांकन में सार्वभौमिकरण, छात्रों की 8वीं कक्षा तक विद्यालय में ठहराव की व्यवस्था या सार्वभौमिकरण, ठहराव की सार्वभौमिकरण, उपलब्धि का सार्वभौमिकरण। ये मुख्य पहलू थे शिक्षा के या प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का। इसमें अगर हम ये नहीं कह सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी इसके बहुत सारे सरकार को दिया गया इसमें निर्देश थे। किस प्रकार से अगर हम कहें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1968 थी, उसने कहा था कि संविधान के जो अनुच्छेद 45 है, जो 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने के लिए बहुत अधिक प्रयास किए जाने चाहिए। यह नई शिक्षा नीति 1967 में भी किया था। इसी तरह के अन्य जो शिक्षा नीति बनाए गए भारत में, उन सभी में शिक्षा के सार्वभौमिकरण पे बल दिया गया। जैसे अगर हम बात करते हैं 1986 का जो शिक्षा के बारे में जो बताया गया, सार्वभौमिकरण के बारे में बताया गया था, जो नई शिक्षा नीति 1986 थी, उसमें बहुत ज्यादा विस्तृत इसके बारे में चर्चा की गई थी। बहुत सारी चीजें सरकार को प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत भी किया गया। उसमें कहा भी गया था कि 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को सार्वभौमिक नामांकन एवं ठहराव, ये बात हम कर रहे हैं नई शिक्षा नीति 1986 का। उसमें कहा गया कि शिक्षा की गुणवत्ता में आवश्यक सुधार, यह भी एक सुझाव था जो सरकार को उसमें दिया गया था। नई शिक्षा नीति में ऐसा किया गया था कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाई जाए, उन बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए या प्रयास करना चाहिए जो स्कूल छोड़ दिए हैं, उन बच्चों के लिए, जो बच्चे विद्यालय छोड़ चुके हैं, उन बच्चों के लिए शिक्षा की अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए बल दिया जाए। जो दिन में इस विद्यालय बच्चे नहीं आ पाते हैं, उनके लिए उनके क्षेत्र में जो बच्चे जहाँ रहते हैं वहाँ इस विद्यालय उपलब्ध कराए जाए। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो नई शिक्षा नीति 1986 में कही गई। और आगे प्राथमिक स्कूलों में अगर हम बात करें कि सुविधाएं उपलब्ध कराने के हेतु ही, प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना और उनमें सुविधाएं उपलब्ध कराने के हेतु ही जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत की गई, जो कि विद्यालयों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इसको चालू किया गया था। तो इस तरह से अगर हम बात करें, इसी का संशोधन नई शिक्षा नीति 1986 का संशोधन 1992 में प्रस्तुत किया गया
उसमें भी इस तरह के बहुत सारे सुझाव सरकार को उसमें दिया गया और बहुत सारे नए नए नियम उसमें बनाने के लिए बल दिया गया। और बात आती है जब 2000 में डकार में एक शिक्षा के संबंध में एक बहुत बड़ा फोरम की बैठक हुई थी, इसमें 164 देश के लोग शामिल हुए थे और उसमें यह तय किया गया था कि सभी के लिए शिक्षा की जो प्रतिज्ञता है, हम कह सकते हैं कि प्रतिज्ञा, वह की गई उस फोरम में और उसमें यह प्रतिबद्धता जाहिर की कि आने वाले समय में हम सबके लिए शिक्षा, पूरा जो 164 देश के लोग थे वहां पे सब लोगों ने प्रतिबद्धता जाहिर की कि आने वाले समय में हम सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। तो हर सरकार ने, जो जिसको बाद में यूनेस्को ने भी, हम कह सकते हैं कि सभी के लिए शिक्षा तथ्यों की विकास की आकलन करने हेतु यूनेस्को ने सभी के लिए शिक्षा के विकास की सूचकांक विकसित किया और वहां से अगर हम कहें कि मूवमेंट चला सभी के लिए शिक्षा के रूप में। और भारत में भी बहुत सारे ऐसे ठोस कदम बनाए गए जहां प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए जोर दिया गया। उनमें से अगर हम बात करते हैं कि जो कुछ नई योजनाएं हैं, जिन योजनाओं के द्वारा हम जान सकते हैं कि सरकार ने ऐसे कौन से कदम उठाए जिससे शिक्षा का सार्वभौमिकरण सुलभ हो सके। तो जो पहला अगर हम बात करते हैं वो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। तो ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना है, अगर हम इसकी बात करते हैं, जो योजना की शुरुआत हुई थी वो जो नई शिक्षा 1986 में इसके इस तरह के कार्यक्रम चलाने की बात कही गई थी और उसके उपरांत ही 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत हुई, जिसका प्रमुख उद्देश्य जो था सभी प्राथमिक विद्यालयों में विभिन्न सुविधाओं की उपलब्धता में सुधार करना। इस योजना के अंतर्गत, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत विद्यालयों में विभिन्न सुविधाओं के न्यूनतम स्तर जो संबंधी मापदंड बनाए गए, कम से कम वो न्यूनतम अर्हता उस विद्यालय में होनी चाहिए जिससे कि विद्यालय को चलाया जा सके, वो कम से कम पूरा हो। और इस तरह से बहुत सारे निर्देश इसमें दिए गए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में। और इसमें कुछ बातें हैं जो हमें जानने की आवश्यकता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को। इसमें अगर हम बात करते हैं कि सभी प्राथमिक विद्यालयों की अपनी एक प्रांगण होना चाहिए। प्रांगण मीन्स आंगन जो होना चाहिए जहां बच्चे खेल कूद सके। और वहां पे कहा कि कम से कम 2 ऐसे कमरे होने चाहिए जो हर मौसम में, जहां पे उस कमरे में हर मौसम में बच्चे पढ़ सके, सीख सके, रह सके। तो इस तरह से 2 कमरों की वहां पे कम से कम 2 कमरे उन विद्यालय में होना सुनिश्चित किया जाए। और इसमें कहा गया कि उसमें जो शौचालय होने चाहिए, लड़कों का अलग, लड़कियों का अलग, इस तरह की उसमें विचार किया गया था, वैसे सुझाव दिया गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में। और इसके अलावा जो शिक्षकों की भर्ती की बात थी उसमें कहा कि हर विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए और 2 शिक्षकों का होना आवश्यक होना चाहिए। उन 2 में 1 महिला शिक्षक की अनिवार्यता की गई थी, कम से कम 1 महिला शिक्षक जरूर होना चाहिए। तो ये था विद्यालय में जो शिक्षकों की भर्ती थी। अगर हम विद्यालय के भवन निर्माण के लिए जो बात करें, जब विद्यालय के भवन का निर्माण होता है, नए विद्यालय बनाए जाते हैं, तो वहां पे जो जमीन की उपलब्धता होती है, तो भवन के अलावा वो खेल के मैदान की भी जमीन की उपलब्धता होनी चाहिए। मतलब जब भी नए विद्यालय बनाए जाएंगे तो जो भवन बनना है, तो भवन की जमीन के अलावा कुछ ऐसे जमीन होने चाहिए उनके पास कि वहां हम खेल के मैदान के रूप में उसका उपयोग बच्चे कर पाए। तो वहां पे यह शर्त रखी गई कि जब भी विद्यालय भवन की जो जमीन होगी उसके अलावा खेल के मैदान के लिए भी जमीन की आवश्यकता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सभी प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक शिक्षण सहायक सामग्री की उपलब्धता, मतलब हर जो विद्यालय हैं जो खोले गए हैं या जो खोल चुके हैं या खोलने वाले हैं, उनमें सब में आवश्यक जो नीड जो होता है, जो हम कहते हैं मिनिमम जो नीड वाले शिक्षण सहायक सामग्री होनी चाहिए या शिक्षण सामग्री जो हो उसकी उपलब्धता होनी चाहिए, ये सुनिश्चित किया जाए। ये सारी बातें थी जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में कही गई थी। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा कदम था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, जो नई शिक्षा नीति 1986 के उपरांत उसी के निर्देशों पर 1987 में स्थापित किया गया और एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ जो आप देख सकते हैं हर गाँव में जो प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की, इसमें कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा योगदान है। भारत के शिक्षा व्यवस्था में बहुत सारे बदलाव इसके माध्यम से हुए, हर बच्चों तक पहुंच, विद्यालय में बच्चों की पहुंच बन सके, यहाँ पे ये बातें कही गई। इसके बाद हम आते हैं, इसमें अगला जो हम बात करते हैं, इसमें तो मैंने नहीं नोट किया है, लेकिन एक नाम आता है जो शिक्षा के सार्वभौमिकरण में बहुत बड़ा योगदान दिया है, वो है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो है यह नई शिक्षा नीति 1992 में, जो नई शिक्षा नीति 1992 आई थी, उसमें इस तरह के कार्यक्रम चलाने के सरकार को कहा गया था कि
जहां ऐसे जिले, देश के ऐसे जिले जहां शिक्षा का विकास बहुत निम्न स्तर का हो, जहां विकास उस लेवल में नहीं है, अच्छा नहीं है, उसके लिए एक ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे उस जिले की शिक्षा की व्यवस्था में सुधार हो सके और उस शिक्षा का विकास हो सके। और इन्हीं सबको ध्यान रखते हुए भारत सरकार ने जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की थी। और यह जिला प्राथमिक शिक्षा जो कार्यक्रम था 1993 में शुरू हुआ पूरे भारत में। और 1993 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। और यह जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी, शुरुआत में 8 राज्य इसमें शामिल थे। और वो 8 राज्य थे असम, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु एवं केरल। ये 8 राज्य और इनके 44 जिले में इसकी शुरुआत की गई प्राथमिक विद्यालय जो इसके कार्यक्रम को। और यह कार्यक्रम बाद में जो अन्य राज्य थे, जैसे 18 और राज्य बाद में इसमें जुड़ गए और उन 18 राज्यों के 273 जिले में इसको लागू किया गया। तो ये जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ये बहुत ही हम कह सकते हैं सरकार के द्वारा उठाया गया सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। और ये इस कार्यक्रम की अगर हम बात करते हैं, इस कार्यक्रम के उद्देश्यों की बात करते हैं, इस कार्यक्रम के उद्देश्यों में था कि अगर पहला उद्देश्य हम बात करते हैं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की, पहला अगर हम बात करें तो यह है कि प्राथमिक शिक्षा सभी बच्चों की पहुंच बढ़ाना। प्राथमिक शिक्षा तक सभी बच्चों की पहुंच बढ़ाना, मतलब जो प्राथमिक शिक्षा है वहां हर बच्चे जा सके, पढ़ सके, वो उनके पहुंच में हो सके, इसका मुख्य उद्देश्य था। दूसरा अगर हम बात करते हैं कि विद्यालय जो छोड़ने की जो प्रतिशत थी आने वाले समय में, उसे 10% कम करना था। जो बच्चे विद्यालय छोड़ जाते थे, जो मान लीजिए 100 बच्चों का एडमिशन हुआ और 30 बच्चे विद्यालय या 40% बच्चे जो विद्यालय छोड़ दिए, तो जो ये रेशियो है 40 को, वो 10% उसको कम करने की बात कही, मतलब उसको 10% कम करने की इसमें बात कही गई थी। अगर इसमें और बात करते हैं नामांकन के संदर्भ में, तो नामांकन और उपलब्धि में लिंग एवं सामाजिक असमानताओं को 5% तक कम करना। तो 5% तक लिंग और असमानताओं, सामाजिक असमानताओं को दूर करने के लिए इसमें उद्देश्य बनाए गए थे। और ये एक तरह से हम कहें तो ये जो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम था, इसने भी बहुत सारे बदलाव किए शिक्षा के संदर्भ में भारत में। और इसके द्वारा कई भवनों का, नए भवनों का, विद्यालय के नए भवनों का निर्माण किया गया, वैकल्पिक विद्यालयों की स्थापना की गई, अध्यापकों के प्रशिक्षण के संदर्भ में बहुत सारे कार्य किए गए, जो बाल निपुण विद्यालय से आंगनबाड़ी चीजें इनकी भी स्थापना की गई। इसके अलावा SCERT और डाइट को और मजबूत करने के लिए इसमें काम किया गया। अध्यापक प्रशिक्षण, शिक्षण अधिगम, इस पे बहुत ज्यादा बल दिया गया। तो यह एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम थी, यह दूरवर्ती बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा काम किया, जो दिव्यांग बच्चे उनके लिए भी काम किया, डाइट के लिए काम किया, SCERT के लिए काम किया, शिक्षकों के लिए काम किया। तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम भी एक बहुत बड़ा उपलब्धि है या बहुत बड़ा कदम है सरकार के लिए, जिसने शिक्षा के प्रारंभिक या हम शिक्षा का जो हम कहें प्रारंभिक शिक्षा का जो सार्वभौमिकरण है उसको आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा एक ठोस कदम थी। और कहीं न कहीं सरकार के साथ साथ देश की जनता को भी इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। और यह कुछ अभी हम बात करेंगे, अगला जो कुछ पॉइंट है जो आगे वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे आपका सर्व शिक्षा अभियान। अगर हम बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान का, तो जो सर्व शिक्षा अभियान है यह 86वां संविधान संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन में इसे पारित किया गया था सर्व शिक्षा अभियान को, जिसमें संशोधन में पारित किया गया। और कार्यक्रम जो थी वह इसको जो भारत में इसको लागू किया गया, उसमें जब भारत में स्टार्ट हुई थी स्कीम, ये 2001 में स्टार्ट हुई स्कीम सर्व शिक्षा अभियान। और इसमें ये भी लगभग 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा थी उस पर काम करता था। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें इसके माध्यम से दिया जाता था। जो शिक्षकों का अनुपात इसमें दिया गया, इसमें 40:1 का बताया गया था। और इसमें जो प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की जो समय, जो क्षेत्र बनाया गया कि हर 1 किलोमीटर पे एक प्राथमिक विद्यालय खोले जाए और हर 2 प्राथमिक। एक सर्व शिक्षा अभियान एक बहुत बड़ा कदम था जो भारत सरकार के द्वारा उठाया गया, बहुत बड़ा कदम इसको कह सकते हैं। और ये अगर हम बात करें कि 94% ग्रामीण बच्चों को विद्यालय में पहुंचाने का इसका श्रेय जाता है। अगर हम इसकी उपलब्धि के बारे में बात करते हैं, सर्व शिक्षा अभियान के बारे में, जो इसकी उपलब्धि थी, अगर हम बात करते हैं 1950 से 51 में जो प्राथमिक शिक्षा में जो बच्चे विद्यालय में आ रहे थे उनकी जो संख्या थी वह 3.1 मिलियन थी। लेकिन जब 1997-98 में जो इसकी वृद्धि हुई, यह 39.5 मिलियन बच्चे प्राथमिक विद्यालय में आना शुरू कर दिए थे। मतलब बहुत बड़ा विस्फोटक हम कह सकते हैं इसके परिणाम रहे। एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि बच्चों का जो
क्षेत्र जो था शिक्षा का, उसमें काफ़ी बदलाव हुआ, बहुत सारे बच्चे इसमें शामिल हुए। और इसमें अगर हम सर्व शिक्षा अभियान की कुछ बातें जो हमने पहले भी चर्चा किए हैं कि इसमें हर 1 किलोमीटर के दायरे में एक प्राथमिक विद्यालय खोलने की बात कही गई थी और हर 3 किलोमीटर के दायरे में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की बात कही गई थी। ये शिक्षा जो सर्व शिक्षा अभियान था, अगर हम कहें कि सर्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक स्पष्ट समय सीमा के साथ चालू किया गया कार्यक्रम था। पूरे देश के लिए गुणात्मक युक्त या गुणवत्ता युक्त आधारभूत शिक्षा की मांग का जो जवाब था इसमें शामिल किया गया था। इसमें अगर हम कहें पूरे देश में एक सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति थी। तो ये कुछ बातें हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए। अगर हम बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान के जो उद्देश्य थे, तो उसका जो उद्देश्य था, सर्व शिक्षा अभियान का जो उद्देश्य था कि सभी बच्चों के लिए 2005 तक प्रारंभिक विद्यालय, शिक्षा गारंटी केंद्र, वैकल्पिक विद्यालय, बैक टू स्कूल शिविर की उपलब्धता, ये इसका उद्देश्य था कि सभी बच्चे विद्यालय वापस आ जाएं, शिक्षा की गारंटी हो, प्रारंभिक, इस तरह से मूवमेंट इसको उपलब्ध कराई गई थी। अगर हम बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान की जो दूसरी उद्देश्य था, हुआ था सभी बच्चे 2007 तक 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरा कर लें। मतलब अगर हम बात करते हैं जब 2001 में स्टार्ट हुआ था तो ये आशा किया गया था कि 2007 तक सभी बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूरा कर लें। इसमें अगला जो उद्देश्य था कि 2010 तक 8 वर्षों की स्कूली शिक्षा पूरी कर लें। इसमें था कि संतोषजनक कोटि के प्रारंभिक शिक्षा, जिसमें जीवन उपयोगी शिक्षा का विशेष महत्व दिया जाए, उस पर बल दिया जाना चाहिए। जो स्त्री पुरुष जो लिंगानुपात या हम कह सकते हैं जो लिंग विभिन्नताएं हैं, जो स्त्री पुरुष की असमानताएं हैं, वो या सामाजिक वर्ग भेद है, उनको 2007 तक प्राथमिक स्तर तथा 2010 तक जो प्रारंभिक स्तर से समाप्त किया जा सके। जो ये हम कह सकते हैं प्रारंभिक स्तर से समाप्त करने की बात इसमें कही गई थी। 2010 तक सभी बच्चे विद्यालय में, सभी बच्चों को विद्यालय में बनाए रखने की इसमें बल दिया गया था। यह कुछ बातें थी जिनको अगर हम कहें जिनका उद्देश्य था सर्व शिक्षा अभियान के बारे में। और इसका अगर कुछ गतिविधियों को बात करें तो इसका कुछ गतिविधियां भी, बहुत सारी गतिविधियां जिन पे हमें जानने की आवश्यकता है कि जैसे कि इसमें जो मुख्य बातें कही गई सर्व शिक्षा अभियान में यह थी कि सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाए और सतत वित्त पोषण किया जाए। मतलब सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा यह कहा गया कि प्रारंभिक शिक्षा जो कार्यक्रम है इसके लिए वित्त पोषण सतत जारी रहेगा, इसको फंड मिलता रहेगा और केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय सहभागिता या वित्तीय हम कह सकते हैं कि सहभागिता पर यह दीर्घकालीन एक उद्देश्य बना के इसको लागू किया गया था। मतलब इस सर्व शिक्षा अभियान को केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम कर रहे थे। यह सामुदायिक इसको जो विद्यालय चलाए जा रहे थे, सर्व शिक्षा कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, इसमें सामुदायिक स्वामित्व की बात इसमें कही गई थी। मतलब जो शक्ति थी वो विकेंद्रीकरण के ऊपर आश्रित थी और इसका जो स्वामित्व था वो कहीं ना कहीं समुदाय से ज्यादा आशा की गई थी कि समुदाय इसकी देखरेख में, जैसे महिला समूह, ग्राम सभा शिक्षा समिति के सदस्य, पंचायत संस्थाओं के सदस्य को शामिल करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। तो मतलब इस कहीं न कहीं सामुदायिक जो लोग हैं उनके नेतृत्व इसमें करने की या उनका स्वामित्व लाने के लिए इसमें बल दिया गया था। शैक्षिक प्रशासन में सुधार लाने के लिए इसमें बात कही गई थी। बहुत सारे जो है कि हम कह सकते हैं कि विशेष समूह पर जो बच्चे विशेष समूह से जो बच्चे आते हैं उन पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई। उनकी शैक्षिक सहभागिता पर ज्यादा बल देने पर इस कार्यक्रम में बल दिया गया था। हम कह सकते हैं लड़कियों की शिक्षा में जो लड़कियां विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति की जो बच्चियां हैं उनके लिए उन लड़कियों की सर्व शिक्षा अभियान की एक प्रमुख लक्ष्य रखा गया कि वो बच्चियां विद्यालय आए, विद्यालय में पढ़ें और वह समाज को, अपने समुदाय को आगे ले जाए। तो ये कार्यक्रम को हम देखें बहुत सारे ऐसे जैसे इसके कार्य या गतिविधियां थी। और अगर हम बात करते हैं कि जो शिक्षक की बात इसमें कही गई, जो हमने पहले भी चर्चा किया है, सर्व शिक्षा अभियान में जो संबंध है शिक्षक का 40 बच्चों पे एक शिक्षक, मतलब 40 के अनुपात 1, यह शिक्षकों का है। 40 बच्चों पे एक शिक्षक की इसमें बात कही गई थी। और प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक होने अनिवार्य थे। उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रत्येक वर्ग के लिए एक शिक्षक का होना अनिवार्य था। जो वैकल्पिक विद्यालय चलाए जाते हैं ऐसे जगह पे जहाँ पे प्रत्येक निवास स्थान जहाँ लोग रहते हैं घर से 1 किलोमीटर के भीतर विद्यालय की स्थापना की जाए। जो ऐसे क्लासरूम जो बनाए जा रहे थे, तो जो क्लासरूम थे कि हर शिक्षक या प्रत्येक वर्ग या श्रेणी के लिए एक कक्ष हो, जो प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में
के नीचे हो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की इसमें बात है कि जो वहाँ बच्चे पढ़ने आएंगे उनको निःशुल्क पाठ्य पुस्तक दी जाएगी। इसी प्रकार से हम इसमें अन्य बहुत सारे भवन की देखभाल और उसकी मरम्मत करने पे भी सर्व शिक्षा अभियान पे था कि स्कूल प्रबंध समिति जो होगी, विद्यालय प्रबंध समिति जो होगी, वह कहीं न कहीं उसके माध्यम से भवन का निर्माण, भवन का मरम्मत का कार्य किया जाएगा। विद्यालय समिति के जो लोग हैं उनके विशिष्ट प्रस्ताव के अनुसार प्रत्येक वर्ष 5,000 रुपये तक उसको हम कह सकते हैं कि सरकार ग्रांट करेगी, पैसा देगी 5,000 रुपये प्रति। सामुदायिक सहायता के तत्व अवश्य शामिल होंगे। ये सारी चीजें थी जो कि विद्यालय के रख रखाव उसके बारे में सर्व शिक्षा अभियान में बताया गया है। तो इस प्रकार से इसका पूरा अगर आप देखें तो इस तरह से सर्व शिक्षा अभियान एक बहुत बड़ा मूवमेंट था और इससे बहुत लाभ हुआ, भारत सरकार में बहुत लाभ हुआ और आगे भी अभी भी इसमें लाभ मिल रहा है। सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही बहुत सारी योजनाएं, इसको हम लोग देख रहे हैं। तो ये एक बहुत सशक्त हम कह सकते हैं कि एक अभियान था, एक बहुत बड़ा कदम था जो आज भी हम सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा शिक्षकों की भर्ती, नए शिक्षकों की भर्ती, बिल्डिंगों को बनाना, शिक्षकों के प्रशिक्षण पे सर्व शिक्षा अभियान बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है। तो हम आगे चलते हैं। इसमें एक नाम है 15 मध्याह्न भोजन योजना का, जिसे हम मिड डे मील योजना भी कहते हैं। जो मध्याह्न भोजन योजना था, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यह भारत में जो नामांकन बढ़ाने तथा हम कह सकते हैं कि उपस्थिति को बढ़ाने के लिए, ठहराव के लिए एक बच्चों में पौष्टिक भोजन की व्यवस्था है। जो पौष्टिक हम कह सकते हैं कि बच्चों का जो अच्छा संतुष्ट हम कह सकते हैं कि जो बच्चे विद्यालय में आते हैं उन बच्चों को पौष्टिक आहार मिल सके और वो कहीं न कहीं विद्यालय से जुड़ सकें, उनका विद्यालय में ठहराव हो सके। इन सभी उद्देश्यों को लेकर 15 अगस्त 1995 में मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की गई थी। तो ये मध्याह्न भोजन जो योजना थी, ये कहीं न कहीं हम कह सकते हैं केंद्रीय प्रायोजित स्कीम था जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई थी और यह राष्ट्रीय पौषणिक सहायता कार्यक्रम के माध्यम से शुरू किया गया था। अगर हम देखें तो 2001 में इस MDMS जो पका हुआ मध्याह्न भोजन योजना बनाई गई। जो आप देखे होंगे विद्यालयों में जो पका हुआ भोजन मिलता है बच्चों को खाने के लिए, वह इस तरह का जो कार्यक्रम की शुरुआत हुआ वो 2001 में शुरू किया गया और वह सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के प्रत्येक बच्चों को न्यूनतम 200 दिनों के लिए 8 से 12 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन और ऊर्जा के न्यूनतम 300 कैलोरी अंश के साथ मध्याह्न भोजन परोसा जाना शुरू किया गया। यह स्कीम वर्ष 2002 में न केवल हम कह सकते हैं न केवल सरकारी विद्यालयों में या उसके साथ जो सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय हैं या स्थानीय निकायों के विद्यालय हैं उनको भी कवर करने की कोशिश किया गया। और यह जो इस तरह का जो कोशिश किया गया, इसमें जो स्कीम चलाई गई शिक्षा गारंटी स्कीम या वैकल्पिक अभिनव शिक्षा केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को भी इसमें विस्तार किया गया। तो यह एक तरह से इस तरह से यह कह सकते हैं कि जो मिड डे मील योजना है यह भी कहीं न कहीं एक बहुत प्रभावी तरीका है बच्चों के लिए विद्यालय में रोकने और उनको आगे बढ़ने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए। तो ये सरकार के द्वारा उठाए गए कुछ कदम थे जो सर्व शिक्षा अभियान की हम बात कर रहे थे। उसी तरह से हम बात करते हैं मध्याह्न भोजन की। तो मध्याह्न भोजन की कुछ बातें हैं जिससे कि हम उसकी उद्देश्यों को समझ लेते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान मध्याह्न भोजन की क्या क्या उद्देश्य हैं। तो जैसे हम बात करते हैं कि क्लास 1 से 8वीं तक के सरकारी विद्यालय या सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालयों में वैकल्पिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को पोषण स्तर को सुधारने के लिए यह मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई थी। समाज के पिछड़े हुए या हम कह सकते हैं जो बच्चे नियमित विद्यालय नहीं आ पाते हैं उनकी उपस्थिति अच्छी करने के लिए और बच्चों को पोषण प्रदान करने के लिए या कक्षा गतिविधियों में भाग लेने के लिए सहायक के रूप में यह आपका मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई। यह योजना जो थी मध्याह्न भोजन योजना थी, यह गर्मी की छुट्टियों के दौरान जो सूखाग्रस्त इलाके हैं, जहां सूखाग्रस्त जो इलाके होते हैं वहां प्रारंभिक विद्यालय स्तर तक के बच्चों को पोषण प्रदान करना। कहीं न कहीं जो मध्याह्न भोजन है यह कहीं न कहीं हमारे जो बच्चों में विद्यालय में बच्चों की जो उपस्थिति थी उसको बढ़ाने के लिए, नामांकन को बढ़ाने के लिए हम कह सकते हैं, या उसके हम ये भी कह सकते हैं कि जो ठहराव नहीं था बच्चों का, वो ठहराव को बढ़ाने के लिए, साथ साथ क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवार के बच्चे आते थे विद्यालय में जो कहीं न कहीं जो उनके पास पोषण का अभाव था, वो कहीं न कहीं उनके पास पौष्टिक भोजन नहीं मिलता था। तो कहीं न कहीं उसके सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम उन बच्चों की पोषण के स्तर को सुधारें और उसके कई उद्देश्यों के साथ यह जो कार्यक्रम मध्याह्न भोजन
योजना शुरू हुई। और ये मुख्यतः इसका मुख्य कारण था नामांकन को बढ़ाना और विद्यालय में ठहराव को ज्यादा बढ़ाना। इस तरह से मध्याह्न भोजन जो है यह भी एक बहुत बड़ा कदम है, सरकार द्वारा उठाए गए कदम, जो कि प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण पे ज्यादा बल दिया। तो अगला हम इसी पे बात करेंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का। जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यह योजना 2004 में आरंभ की गई थी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की जो योजना थी 2004 में शुरू की गई थी और यह अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अल्पसंख्यक के बच्चों या दुर्गम क्षेत्र में रहने वाले बच्चों के लिए 8वीं तक की आवासीय मतलब हॉस्टल की सुविधा वाली विद्यालय स्थापित किए गए और इसमें स्थापित कर शिक्षा उनको प्रदान करना, गुणात्मक शिक्षा प्रदान करना। यह योजना देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए खंडों में शुरू की गई, जहां ग्रामीण महिला साक्षरता दर काफी कम थी और हम कह सकते हैं जो राष्ट्रीय साक्षरता दर औसत से भारत की जो राष्ट्रीय साक्षरता दर थी उससे भी बहुत कम थी। उन राज्यों में इसकी शुरुआत शुरू में की गई और यह राष्ट्रीय औसत इस योजना में 75% जो है SC, ST, OBC अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों के लिए दिया गया और बची हुई 25% जो है वह गरीबी रेखा से नीचे वाले बच्चों के लिए या उनके गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के बच्चों के लिए रिजर्व किया गया। और यह 11वीं पंचवर्षीय योजना में इस योजना के सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ दिया गया या शामिल कर दिया गया। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना था उसमें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ दिया गया, जो अभी भारत के 27 राज्यों में चल रहा है। 11 पंचवर्षीय योजना के बाद से अगर देखें तो 27 राज्यों में चल रहा है और यह सर्व शिक्षा अभियान द्वारा चलाया जा रहा है, परंतु इसके प्रबंधन में जिला एवं राज्य स्तर पर काफी अंतर देखने को मिलता है। इस योजना में दोनों सरकारी एवं समाज के द्वारा समाज में आरक्षित पिछड़े हुए वर्गों में कम से कम 50% लड़कियां उपलब्ध हों। कुछ राज्यों में इस नियम में अपने राज्य की परिस्थितियों के अनुसार उसमें थोड़ा नियमों में हेरफेर किए हुए हैं, बदलाव किए हैं। तो यह कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का है। इसका जो हम शुरुआत करते हैं अगस्त 2004 में, जो समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग थे SC, ST, OBC या अल्पसंख्यक वर्ग के जो बच्चे थे उनके लिए उन वर्ग के बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए कार्यक्रम को शुरुआत की थी। धन्यवाद।